नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पॉलिटी टॉक्स में। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे आप सभी लोग। साथियों, जैसा कि हमारा एलटी एग्ज़ाम और जीआईसी का एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया है। जीआईसी का तो अभी नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन एलटी एग्ज़ाम का क्लियर हो गया डेट। और जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के तौर पर, जनरल स्टडीज़ के तौर पर जियो पॉलिटिक्स यानी हम ज्योग्राफी की भी बात करने वाले हैं। और ज्योग्राफी हमारा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस के तहत भी पढ़ा जाता है। जियो पॉलिटिक्स एकदम पॉलिटिकल साइंस का भी एक प्रकार से भाग देखा जाए तो है। देखो, जियो पॉलिटिक्स आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ज्योग्राफी की थोड़ी अच्छी नॉलेज रहेगी, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है कि किसी देश की सामरिक स्थिति क्या होती है, कौन सा देश कहाँ पर सिचुएटेड है। ये हमें जब पता रहेगा तभी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इससे जियो पॉलिटिक्स पढ़ने से हमें ये पता रहेगा किस देश का नेशनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है। ठीक ना? जिससे हमें ये जियो पॉलिटिक्स हमारा काम करेगा, यानी हमारा ये ज्योग्राफी काम करेगा आईआर में, फॉरेन पॉलिसीज़ में। ये यानी भारत की वैदेशिक संबंध जो हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, इसके संबंध में हमें ये बहुत काम कारगर साबित होने वाला है, ये हमारा मुहिम। ठीक ना? तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी हम लोग जो पढ़ने वाले, वो कैसी ज्योग्राफी होगी? ये सामान्य अध्ययन के आधार पर होगी, यानी जनरल स्टडीज़ के तौर पर होगी। ठीक ना? हम लोग सामान्य अध्ययन के स्तर पर देखेंगे ज्योग्राफी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्या कुछ है खास आपके लिए आज। देखो, हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इस तरीके से प्लान करके बांटे हुए हैं। देखो, हम लोग बेसिक्स ऑफ मैपिंग की बात करने वाले हैं। चैप्टर 1 में क्या करने वाले हैं? बेसिक्स ऑफ मैपिंग की बात करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मानचित्र, मैप के बारे में। मैप क्या होता है, मैप कितने प्रकार का होता है, मैप की अवधारणा कब आई, और सबसे बड़ा मैप, सबसे छोटा मैप, ग्लोब क्या होता है, ये सब बात करेंगे आगे चल के। इसमें एटलस क्या होता है, एटलस, इसे बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता हो कि सर मानचित्र क्या होता है, एटलस क्या होता है, ग्लोब क्या होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा, जो ऑक्सफर्ड का मैप लेते हैं हम लोग, एटलस लेते हैं, उसमें तो जो चिन्ह दिए रहते हैं, छोटे छोटे डॉटेज होते हैं, ये होते हैं, या फिर कोई ऐसी आकृति होती है, कोई ऐसी आकृति होती है, कोई ऐसी आकृति होती है जिस पर देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे कुछ झंडा बना रहता है। ये क्या होता है? ये सब क्या है? एक कन्वेंशनल साइंस होती है, रूढ़ चिन्ह जिसको कहते हैं ये। और डायरेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सामान्य अध्ययन करते हुए बात करने वाले हैं। ठीक ना मेरे भाई? आज हम लोग सीखेंगे कुछ। दरअसल हमारी आज की क्लास जो है ना, ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पर देखेंगे ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक ना मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा ये देखेंगे क्या है, मानचित्र। देखिएगा साथियों, मानचित्र जो है ये, माफ़ करिएगा एक मिनट, गायब हो जाए भाई। ठीक है, देखिए मानचित्र, मानचित्र यानी मैप। मैप में है क्या दे रखा है ये? देखो, मानचित्र होता क्या है? देखो, मानचित्र क्या होता है? किसी भी पृथ्वी के किसी भी सतह के भाग को, यदि आप पृथ्वी के किसी भी सतह के भाग की स्थिति को आप दिखाना चाह रहे हैं, पृथ्वी के किसी भी सतह के भाग की स्थिति को आप दिखाना चाह रहे हैं, तो वो किसकी सहायता से दिखाएंगे हम? तो मानचित्र की सहायता से ही दिखाया जा सकता है। ठीक ना? जैसे समझिएगा, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह के किसी भाग की स्थिति को पैमाने की सहायता से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। देखो, मानचित्र जो है ये, मानचित्र का निर्माण या मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी कहलाता है। यानी मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। ठीक ना? और इसके जनक कौन माने जाते हैं? मानचित्र के जनक कौन माने जाते हैं? अनेक्जेमेंडर। देखो, ये क्या है हमारा, ये क्या है? ये मैप है, यही क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाएगा। ठीक ना मेरे भाई? समझ पा रहे हो आप? ये मानचित्र होता है। आगे हम बताएंगे मानचित्र क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है। सभी अलग अलग चीज़ें होती हैं। आमतौर पर सब जनरलाइज कर लेते हैं सबको, लेकिन सभी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक ना मेरे भाई? आपको याद रखना है क्या, कि मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी। और मानचित्र के अध्ययन, माफ करिए, मानचित्र का जनक कौन कहा जाता है? अनेक्जेमेंडर कहा जाता है। और मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। देखो, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। कौन कौन से होते हैं? 3 तरीके के मानचित्र होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। फिजिकल यानी भौतिक, राजनीतिक, और थीमेटिक यानी विषय संबंधित। समझिएगा। देखिए, भौतिक जो मानचित्र होता है, जिसमें पर्वत, पठार, झरना, नदियाँ, तालाब, ये सब दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? फिजिकल। और पॉलिटिकल क्या होता है? जिसमें राज्य, देश, नगर, शहर, ये सब जो इसमें इंगित होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा पॉलिटिकल मैप कहलाएगा। थीमेटिक क्या होता है? जिसमें विशेष जानकारी से सड़क, झरना, और ये हो सकता है कि मंदिर कहाँ पर है, और हेरिटेज साइट्स क्या हो गई, कहाँ पर कौन सा पोर्ट है। ठीक ना?
ये सब जो स्पेसिफिक क्षेत्र की जानकारी इसमें जाती है, स्पेसिफिक जानकारी दी जाती है, वो क्या कहलाता है, थीमेटिक कहलाता है। देखो हम लोग जाते हैं जब दुकान पे तो क्या कहते हैं भाई, हमको मैप दीजिए, तो दुकानदार क्या कहता है हमसे, शॉपकीपर यही बोलता है भाई कौन सा मैप चाहिए आपको, पॉलिटिकल मैप चाहिए या फिजिकल मैप चाहिए या फिर थीमेटिक चाहिए। आपको थीमेटिक चाहिए तो आपको खुद बताते हैं सर हमें ऐसा मैप दीजिए इसमें क्या हो, या फिर ऐसी कोई बुक दीजिए इसमें थीमेटिक हो, यानी थीमेटिक मतलब थीम बेस्ड, यानी उसमें भारत के प्रमुख भारत के प्रमुख मंदिरों के, भारत के प्रमुख मस्जिदों के, भारत के प्रमुख बंदरगाहों का मैप उसमें दिया रहेगा। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का कहाँ पर इंगित रहेंगी और जहाँ पर होंगी उनको इंगित करते हुए वो दिखाई देगा उसमें। पॉलिटिकल मैप क्या होगा, जिसमें राज्य, देश, नगर, यानी इन सब के बारे में, इनकी सीमा कहाँ तक है, पाकिस्तान की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, अफगानिस्तान की सीमा कहाँ से लगती है, किस जगह से टच करती है, बांग्लादेश की सीमा भारत में किस किन राज्यों से लगती है, ये सब जो दे रहेंगी ये किस में देंगी, ये पॉलिटिकल मैप के थ्रू आता है। और जो आप देखेंगे भौतिक यानी फिजिकल मैप होता है, इसमें जैसे जैसे ये भारत का मैप मान लेते हैं, इसमें क्या होगा, जो नदियां हैं, झरना है, पहाड़ है, तालाब हैं, पठार हैं, रेगिस्तान है, हिमालय पर्वत है, अगर ऐसा कुछ है यानी वो क्या कहलाएगा, वो फिजिकल मैप कहलाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मानचित्र के कितने प्रकार हो गए, भौतिक और राजनीतिक और थीमेटिक। देखो यहाँ पे अब समझ में आओगे आप अच्छे से। देखिएगा फिजिकल मैप में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखो भारत की उच्चावच की स्थिति दिख रही है, और यहाँ पर पठार दिख रहा है, ये हिमालय दिख रहा है। ठीक ना मेरे भाई, ये गंगा यमुना के मैदानी भाग दिखाई दे रहे हैं, ये आपका आपका रेगिस्तान और ये रेगिस्तान वाला इलाका दिख रहा है, ये पठार दिख रहा है, यहाँ पर नदियाँ दिख रही हैं। ठीक ना मेरे भाई, समझ पा रहे हो आप, यानी ये क्या है, फिजिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप के तहत क्या होता है, देखो यहाँ पर राजस्थान की सीमा आपको दिखाई दे रही है, किस किन राज्यों से टच करती है, ये पाकिस्तान से लगता है कि नहीं लगता है सीमा राजस्थान की, ये सब जिसमें हम लोग किसी देश के, किसी राज्य के, किसी नगर की हम लोग उसकी सीमा को आसानी से देख पाएंगे, वो कौन सा मैप कहलाएगा, वो पॉलिटिकल मैप कहलाएगा। और थीमेटिक मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप में हम लोग ये देखते हैं स्पेसिफिक जानकारी चाहिए होती है, जैसे भारत के प्रमुख बंदरगाह दिख रहे हैं आप, बंदरगाह की स्थिति दिख रही है यहाँ पर, ये सब क्या है, बंदरगाहों की स्थिति है। ऐसे ही हो सकता है मंदिरों की स्थिति वाला मैप हो थीमेटिक में, यानी मंदिर जहाँ जहाँ पर मंदिर हो, जहाँ जहाँ पर मंदिर हो, जहाँ जहाँ पर मंदिर हो उनका ये हो, समझ पा रहे हो आप। ठीक है, तो हमने क्या समझा, तीन तरीके के मानचित्र होती हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। ठीक ना, ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ पा रहे होंगे भाई। एटलस की बात करते हैं, फिर मानचित्र हमने देख लिया, सर एटलस क्या होता है फिर। देखो एटलस क्या होता है, मानचित्रों का संग्रह होता है। जैसे आप देखते हैं ना दुकान पर जाके कहते हैं भैया हमको ऑक्सफर्ड का एटलस दीजिएगा, ऑक्सफर्ड का एटलस दीजिएगा, तो वो वो आपको एक मैप की बुक देती है, वो ना वो आपको मैप मैप का बुक देता है, तो वही क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ मैप्स क्या कहलाएगा, ये एटलस कहेगा, कलेक्शन ऑफ मैप्स क्या कहलाएगा, एटलस कहलाता है। ठीक ना, और एटलस के जनक कौन माने जाते हैं, जेरार्डस मार्केटर, जेरार्डस मार्केटर, जेरार्डस मार्केटर। ठीक ना, और इसके प्रथम निर्माता, यानी देखो इसके प्रथम निर्माता कौन है, अब्राहम आर्टेलियस। आमतौर पर आपको इनको नहीं याद रखना, आप इनको याद रखिएगा, अब्राहम आर्टेलियस जो है प्रथम निर्माता माने जाते हैं एटलस को। ठीक ना, एटलस को पहली बार किसने बनाया है, तो अब्राहम आर्टेलियस ने। ठीक ना, याद रखिएगा ये बात। अच्छा ये समझिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, ग्रीक पुराण में मैथोलॉजी, ग्रीक यानी ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार ये एटलस क्या होता है, एटलस का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। देखो जो टिट्नोमैकी करके एक युद्ध हुआ था जो 10 वर्ष तक ये युद्ध चला था। इसमें दो पक्ष थे, टाइटन्स थे और ओलंपियंस थे, टाइटन्स थे, ओलंपियंस थे। टाइटन्स ओलंपियंस में देखो इसका एक जो इसका मेक नायक था वो था क्रोनोस, और इसका ओलंपियस का जो नायक था यानी जो इसका सेनापति समझ लो वो कौन था, जियूस था। इसमें टाइटन्स की हार हो जाती है, इस युद्ध में इस टाइटन्स की हार हो जाती है, तो इसको सजा मिला जाता है। इसका जो एक क्रोनोस था ये हीरो मर जाता है, उसमें इसका एक सेनापति, इस टाइटन्स का एक सेनापति रहता है एटलस, उस एटलस को सजा दी जाती है कि तुमको पृथ्वी को अपने ऊपर उठाकर रखना है, ये अपने पृथ्वी को ऊपर अपने ऊपर उठाए रखना है। ये दिख रहा है आपको, देखो ये क्या है, एटलस है जो पृथ्वी को अपने ऊपर उठाए। ये ग्रीक मेथोलॉजी, इससे प्रश्न नहीं बनने वाले, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स। हैव यू गॉट इट। अच्छा अब बात करते हैं हम ग्लोब की। ग्लोब, ग्लोब का यानी क्या होता है, ग्लोब देखो क्या होता है, पृथ्वी का नमूना। हमने क्या क्या सीखा अभी तक, हमने देखा क्या
कि सर मैप क्या होता है। मैप देख लिया कि सर मैप 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, ठीक ना। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने उसके बाद देखा एटलस, कि एटलस क्या हो गया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, ग्लोब की। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब देखो होता है पृथ्वी का नमूना, पृथ्वी का नमूना, जिससे जो आपको 3D फॉर्म में दिखाई देता है, पृथ्वी का नमूना। जैसे आप दुकान पर जाके कहते हैं ना कि एक ग्लोब दीजिएगा, ग्लोब क्या आपको इस तरीके से कुछ आकृति वाला देखा होगा, वो आपको देता है, ठीक ना। या फिर कहीं आप किसी कार्यालय, किसी ऑफिस में जाकर देखेंगे तो अधिकारियों के जो टेबल होती है डेस्क पे, आपने ये देखा होगा ज़रूर से, कुछ इस तरीके का रखा गया। ये क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है, ठीक ना। इस ग्लोब के जनक कौन है, तो मार्टिन बैहम, मार्टिन बैहम, ठीक ना, याद रखिएगा 1492 में। अच्छा आपसे पूछा जाए, ये बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक मैप दिख रहा होगा, ये क्या है, ग्लोब दिख रहा है, माफ़ करिएगा मैप गलती से निकल गया, ये क्या है, ग्लोब है, जो 3D फॉर्म में होता है, यानी जो आपको दिखाई देगा, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, ठीक ना। ये त्रिमी होता है, 3D होता है। तो देखो ये क्या होता है, एक अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोब कौन सा है, तो अमेरिका में पाया जाता है, इसका नाम यूनिस्फेयर है। कहाँ पर, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। विश्व का सबसे बड़ा यानी लॉन्गेस्ट यानी लंबा, विश्व का सबसे बड़ा कह लो, विश्व का सबसे बड़ा यूनिस्फेयर यानी विश्व का सबसे बड़ा ग्लोब कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, ठीक ना। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। देखो आज की क्लास जो है इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मल बात करने वाले हैं, क्या चीज़ें होती हैं। देखो अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा चलता हुआ ग्लोब कौन सा है, जो यानी जो मूव कर रहा हो, तो वो कौन सा है, अर्था, जिसका नाम क्या है, अर्था। वो ये भी कहाँ पर है, अमेरिका में है। ये रोटेटिंग ग्लोब है, यानी ये एक ऐसा ग्लोब है जो क्या कर रहा है, ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, जो कि रोटेट करता है। और ये रोटेशन जो पृथ्वी की तरह सेम कर रहा है, ये भी, ये क्या है, 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाता है। ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है ये मैप, ये रोटेटिंग मैप है, ठीक ना। ये क्या है, बिना रोटेट किए है। तो याद रखिएगा ऐसे ही, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं इसकी विशेषताएं। देखो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो पृथ्वी, देखो ये हमारी पृथ्वी है, ध्यान देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी का ये वाला भाग दिख रहा है आपको, ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। देखो ये क्या है, इक्वेटर, जो पृथ्वी को ठीक बीचों बीच, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच। अच्छा कहोगे सर बीचों बीच तो ये भी हो सकती है ना, वेरी गुड, अभी बात करेंगे उस पर भी, लेकिन अभी आप समझिएगा पृथ्वी की बीचों बीच वो रेखा जो लेटी हुई हो, क्षैतिज रेखा हो, क्षैतिज हो, लेटी हुई हो, समझ रहे हैं, ये क्या कहलाएगी, विषुवत रेखा कहलाएगी। और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है ना, यहाँ से देख रहे हैं आप, जो आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे की तरफ है, यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। और कौन सी रेखा, अक्षांशी रेखा, वो क्या कहलाएगी, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कहलाएगी। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांशी रेखा क्या कहलाएगी, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा कहलाएगी, ठीक ना। इसके ऊपर वाला यानी ये अक्षांश रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध। आपको मैप का, दिशाओं का ज्ञान तो होगा ना, चलो नहीं होगा तो हम आगे बात कर लेंगे, नहीं होगा तो आगे हम बात कर लें। इधर क्या होता है पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है साउथ, ठीक ना। तो हमने क्या कहा, अगर ये इक्वेटर ने, अक्षांशी रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दी है, तो ऊपर वाले भाग क्या कहलाइए, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या कहलाया, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, ठीक ना। उसी तरह हम बात करने वाले हैं, ये देशांतरी रेखाएं होती हैं। ये कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूड लाइंस ना, लेटिट्यूड लाइंस, ये लेटिट्यूड ये होंगी, ठीक ना, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड लाइंस, ठीक ना, जिसको देशांतरी रेखा कहते हैं। और ये वाली अगर ऐसी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, पृथ्वी को ठीक बीचों बीच एक रेखा खींची गई है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, इनको क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा को कह सकते हैं, यहीं से एक जीएमटी रेखा निकली, जो आपने देखा होगा अपने घड़ी में सेट करते हुए, ये कहाँ से गई है, लंदन से, जीएमटी रेखा, ठीक ना, यही है जीएमटी रेखा, ठीक ना, ये लंदन से होकर गई है। आगे बात करेंगे, जिस तरीके से इसको क्या कहते हैं इक्वेटर, उसी तरीके से इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे। ये पृथ्वी को देखो 2 बराबर भागों में बांट रही है, ये पृथ्वी का कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध, ये क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध। ये क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। देखो इधर इस लाइन के इधर वाली रेखा क्या कहलाई, पूर्वी गोलार्ध। इधर वाली रेखा क्या कहलाई, मतलब इधर वाला पार्ट क्या कहलाया, पश्चिमी गोलार्ध। इधर वाला पूर्वी गोलार्ध, ठीक ना, गुड। आगे बात करते हैं। देखो आगे आपको पता है कि पृथ्वी, अगर ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी
ये हमारा क्या हो गया, इधर देख लें इसमें, ये क्या है हमारी अक्षांश रेखा, लेटी हुई लाइन अक्षांश रेखा, खड़ी लाइन ये क्या कहलाएगी, वर्टिकल लाइंस क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखा कहलाएंगी। ठीक ना। तो आपको पता है कि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री क्या है, अपने अक्ष पर टिल्ट है। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक ना, ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी को अगर हम ऐसे कर रहे हैं, इसके सेंटर पॉइंट से, इसकी पृथ्वी के केंद्र से देखा जाए तो पृथ्वी के केंद्र से ये जो है अपने अक्ष पर थोड़ी देखो टेढ़ी, थोड़ी झुकी हुई है, थोड़ी झुकी हुई है ना। देख रहे हैं आप, पृथ्वी पर अपने थोड़ी झुकी हुई है, कितनी है ये 23.5 डिग्री ये झुकी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री। अगर हमारी पृथ्वी झुकी ना होती तो उसके प्रभाव भी थे, आगे हम बात करेंगे। लेकिन हमारी पृथ्वी कैसी है, एकदम गोल नहीं है, क्या कहते हैं, इसलिए पृथ्वी हमारी एकदम गोल नहीं है, वो परवलयाकार या अंडाकार के रूप में है। ठीक ना। ओके, समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग। चलिए इसको हम अलग कर देते हैं, थोड़ा आप देख चुके हैं इसको, आगे बात करते हैं। यहाँ पर इसकी महत्व विशेषताएं क्या हैं। देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये तो सही है, झुका कितना 23.5 डिग्री। अच्छा एक बात और है, पृथ्वी का जो रोटेशन है वो किस तरीके से है, पृथ्वी ये है हमारी, ये पृथ्वी हमारी किस तरीके से घूम रही है, ऐसे घूम रही है या ऐसे घूम रही है। याद रखिए पृथ्वी हमारी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। पृथ्वी हमारे पश्चिम से पूर्व की तरफ कैसे रोटेट कर रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तो आगे हम बात कर लेंगे इस पर भी, लेकिन अभी याद रखिए आप इधर की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। ठीक है ना कि ऐसे जा रही है, ये नहीं है, कैसे है, ये इस तरीके से है। ठीक ना, वेरी गुड। अच्छा ये हो गया हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखा। यानी लेटी हुई लाइन जो है ये क्या कहलाएंगी, ये अक्षांश रेखा। और ये वाली जो लाइन्स हैं ये क्या कहलाएंगी, ये क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखा कहलाएंगी। ठीक ना। क्या ये वास्तव में रेखाएं हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं, नहीं, ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं, ये केवल कल्पना मात्र हैं। आगे चल के बताएंगे कहीं कभी किसी क्लास में कि ये क्यों है, इसका रीज़न है। अभी क्लास इसको बताने चलेंगे तो लंबी क्लासेस हो जाएंगी, क्योंकि हमारा सामान्य अध्ययन है तो हमें सामान्य जानकारी ही याद रखनी है। आगे बात करते हैं। देखो हमने क्या कहा अभी, रूढ़ चिन्ह अभी ऊपर बताया हमने कि कन्वेंशनल साइंस क्या होती है। जैसे हम लोग देखते हैं जब मानचित्र लेते हैं तो मानचित्र में आपने देखा होगा ज़रूर से कि अगर भारत का मैप है तो भारत के मैप में कहीं ऐसे ऐसे देखा होगा डॉटेड लाइंस होती हैं, कुछ इस तरीके से आपने मैप देखे होंगे। ये मैप एनसीईआरटी से ही हमने उठा लिया है, इसको देखेंगे हम लोग क्या क्या होती हैं। देखो ये कुछ इस तरीके का मैप दिख रहा है तो ये समझ जाना क्या है, ये रेलवे लाइन है, ये ऐसी कुछ दिख रही हैं तो सड़कें हैं, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जिला है, ये इस तरीके से है, समझ जाना इस चीज़ को। ये नदी है, ये कुआं है, तालाब है, इस तरीके का ये सब चीज़ें। अगर कहीं ऐसा बना है तो ये मंदिर है, कहीं पे चर्च है, ये गुरुद्वारा, ऐसा कुछ समझ जाइएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ है अगर बना हुआ तो समझ जाइएगा पक्की सड़क है। ये पेड़ है दिखाई देगा आपको मैप में, ये कुआं दिखाई देगा आपको, रेलवे लाइन ऐसी बनी हुई तो समझ जाइएगा वो क्या रेलवे लाइन है। अगर ये रेड में हो और इस तरीके से तो समझ जाइएगा रेलवे लाइन छोटी रेलवे लाइन है। ठीक ना। और यहाँ पर देखिएगा ये इस तरीके की कुछ आकृति रहेगी तो समझ जाएंगे ये नदी है। कुछ इस तरीके का रहेगा तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर क्या है, तालाब है। कुछ इस तरीके का रहेगा तो क्या होगा, ये मंदिर होगा। कुछ इस तरीके का रहेगा तो आप समझ जाएंगे वहाँ पर मस्जिद है। ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कन्वेंशनल साइंस क्या होती हैं, मैप में ये क्यों दी जाती हैं। अब बात करते देखो दिशाओं का ज्ञान, हमने कहा था ना आगे दिशाओं का ज्ञान आपको मिल जाएगा। देखो देखो आपको पता है कि इधर क्या होता है, ईस्ट यानी पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम, ऊपर क्या होता है इधर उत्तर, नीचे क्या होता है इधर दक्षिण। तो इतना तो आपको पता होगा। तो बस यही चीज़ है यहाँ पर, इस चीज़ को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। यहाँ पर ये है, देखो ये इधर की तरफ क्या है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। ये क्या है हमारा सूरज बाबा यानी सूर्य भगवान, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, सूर्य देवता। अब सूर्य देवता किधर की तरफ है, ये किधर की तरफ है, ये पूर्व। इधर क्या है पश्चिम, ऊपर क्या है नॉर्थ, नीचे क्या है साउथ। ठीक ना मेरे भाई, चार दिशाओं का ज्ञान होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इधर की दिशा क्या कहलाएगी, साउथ ईस्ट। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। इधर के क्या होता है नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट होगा। यानी ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो होगा ये क्या कहलाएगा, पोजीशन नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। ये बताना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आगे चल के आपको समझ में आएगा क्यों ज़रूरी है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो ये पोजीशन होगा क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ठीक ना। ऐसे ही ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और इधर साउथ ईस्ट हो जाएगा। अच्छा आपने ये देखा होगा ना
आपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, आपने आसियान नाम सुना होगा, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यही है ना आसियान। यानी यहाँ पर जो एशिया के वैसे देश जो इस अवस्थिति में स्थित हैं, यानी इस जगह पर स्थित हैं, वो क्या कहलाएंगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहलाएंगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहलाएंगे, ठीक ना। और यहाँ पर जो देश होंगे उन्हें क्या कहलाया जाएगा, साउथ वेस्ट कहा जाएगा, साउथ वेस्ट कंट्री हैं। इधर क्या कहलाया जाएगा, वेस्ट कंट्री, ठीक ना, ये साउथ। और कहा जाए दक्षिण, दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में आपने देखा होगा, दक्षिण एशिया यानी सार्क में, सार्क में कुल कितने देश देखो, सार्क, साउथ, सॉरी ये साउथ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन करके कुछ है संगठन, याद नहीं आ रहा मुझे क्या नाम है उसका, याद रखिएगा आप लोग। क्या इधर की तरफ क्या पड़ेगा, साउथ पड़ेगा, आगे देख लेते हैं जो भी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यही नाम था, गुड, याद आ गया। देखिएगा अब बात करेंगे अध्याय 2 की। अध्याय 2 में हमें क्या पढ़ना है, वर्ल्ड मैपिंग के इंट्रोडक्शन के तहत हम लोग बात करने वाले हैं महाद्वीप, महासागर, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस क्या होती हैं। उसके बाद विश्व के महाद्वीप कौन कौन से हैं, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। विश्व के महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या के आधार पर बात करने वाले हैं कि कौन सा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप, हम इसकी बात करेंगे। विश्व के महासागर की बात करेंगे, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। उसके बाद प्रमुख शब्दावलियाँ, जो प्रमुख टर्मिनोलॉजीज़ हैं उस पर बात करने वाले हैं, ठीक ना। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम बात करते हैं महाद्वीप। महाद्वीप होता क्या है, महाद्वीप क्या होता है, एक वृहद एरिया होता है। महाद्वीप क्या होता है, एक वृहद एरिया, यानी एक बड़ा सा भूभाग होता है, एक बहुत बड़ा भूभाग होता है, लैंड एरिया होता है, ठीक ना। वो माफ़ करिएगा, एक बहुत बड़ा स्थलखंड होगा, क्या कहलाएगा वो, महाद्वीप कहलाएगा। कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 हैं। कौन कौन से हैं, देखिएगा कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये भी ना पता हो कि कुल कितने महाद्वीप हैं हमारी पृथ्वी पर। कुल 7 महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से कुल महासागर कुल कितने हैं, बात करेंगे आगे, कितने हैं, कुल 5 हैं। तो महासागर क्या होता है, जिसका समग्र लवण जल राशि जो पृथ्वी के 71% भाग पर फैला है, यानी पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है, और 29% क्या है, स्थल है। ये पृथ्वी पर, अच्छा तभी तो हम लोग अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमारा कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर, ब्लू कलर दिखाई देता है, क्योंकि पानी की मात्रा क्या है, 71% है, ठीक है। और समुद्री जल का रंग क्या होता है, दूर से देखने में नीला दिखाई देगा। तो इसलिए पृथ्वी का जो आप अंतरिक्ष से देखते हैं, पृथ्वी का कलर क्या दिखाई देता है, तो ब्लू कलर दिखाई देता है, ठीक ना। उसी प्रकार से ये क्या है, 7, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर महासागर। महासागर कुल कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर। देखो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, ये क्या है, इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। सदर्न ओशियन मतलब दक्षिणी महासागर। अटलांटिक ओशियन मतलब अंध महासागर कह लो, ठीक है। ये आर्कटिक ओशियन है। यानी कुल कितने हो गए, 5, यानी 1 2 3 4 और ये 5। ये क्या है, ये भी तो सर आप कहेंगे सर यहाँ यहाँ कैसे सर, यहाँ गया, यहाँ भी पैसिफिक है, यहाँ पर भी पैसिफिक है, प्रशांत महासागर यहाँ पर भी, प्रशांत महासागर यहाँ पर भी। दरअसल रीज़न ये है ना कि पृथ्वी जो हमारी है, ये कैसे समझाएं आपको, समझा दें यहीं पे। अच्छा देख लेते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी जो है ना, क्या है आपको पता है, गोला है। जब हमारी पृथ्वी गोला है, यानी आग का गोला मत कह लेना भाई पृथ्वी हमारा गोला है, ठीक है, गोल है। तो हम बात करेंगे पृथ्वी को, यदि हम इस भाग को, यानी हम अगर कहा जाए पृथ्वी को, जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल, मान लेते हैं ये क्या है, फुटबॉल है। इस फुटबॉल को हम बीच में से पकड़ के फाड़ते हैं, इस पृथ्वी को इधर, मतलब माफ करिएगा, इस फुटबॉल को मैं बीच में से पकड़ के फाड़ दिया, यानी हमने हाथों को फंसाया यहाँ पर, ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के खींच दिया, यानी इधर की तरफ इधर और इधर की तरफ ये खींच देंगे तो हमारा कैसा मैप बनकर तैयार होगा, कुछ इस तरीके से मैप बन जाएगा, ठीक ना। जब हम इसको फाड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से चार कोनों की तरह हो जाएगा, ठीक ना, एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा, ठीक है। अब जो, अच्छा ये बताइए, जहाँ से आप फाड़ रहे हैं, यहाँ से आप जहाँ से फाड़ रहे हैं इस चीज़ को, यानी यहाँ से आप फाड़ रहे हैं, यहाँ से फाड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो पानी था, यहाँ पर जो पानी था, तो इसका भाग इधर भी तो आएगा, इधर भी तो रहेगा, वही चीज़।
तो इसलिए क्या है, ये पैसिफिक इधर भी है, पैसिफिक इधर भी है, नॉर्मल है ये। अगर 3D के मैप के थ्रू होता तो ज़्यादा आप अच्छे समझ पाते, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे ही समझ जाओ, कोशिश करेंगे समझ जाएंगे, बहुत कुछ है नहीं इसमें, हो सकता है आपको पहले से ही पता हो। आई वॉज ट्राइंग। बात करते हैं आगे। विश्व के महाद्वीप, विश्व के महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व क्षेत्रफल के आधार पर बात करने वाले हूँ। विश्व के महाद्वीप किसके आधार पर बात करेंगे हम लोग? क्षेत्रफल के आधार पर। देखो क्षेत्रफल के आधार पर, हालांकि हमने देखा अभी पहले क्या कि कुल महाद्वीप कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोग देख लिए। अब हम बात करने वाले हैं क्या कि क्षेत्रफल के आधार पर, नहीं बड़ा छोटा यानी एरिया के आधार पर देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे बड़ा क्या होगा? एशिया। एशिया के बाद क्या होगा? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद क्या होगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद क्या होगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद यूरोप। यूरोप के बाद क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है सामान्य अध्ययन के तौर पर आपसे ये पूछ लें कि ये बताइए कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, या फिर आपको क्रम लगाने को सेट कर दे, क्रोनोलॉजी सेट करने को दे दे कि आप सेट करिए कौन सा महाद्वीप किस नंबर पर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप किस नंबर पर आएगा। तो ये आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे याद रख सकते हैं आप? देखो एशिया, एशिया देखो कुछ इस तरीके से बता रहे हैं, जैसे आप याद रख सकते हो कि देखो ऐसे याद रखो, एक कुछ क्रोनोलॉजी बता रहे हैं सेट करने के। जैसे ये क्या है, मान लेते हैं एशिया है। एशिया से हम लोग किधर की तरफ जा रहे हैं? ये इधर की तरफ। ये क्या हो जाएगा? देखो मैप याद, जैसे आप लोग अपने मोबाइल पर पासवर्ड बनाते हो ना, मोबाइल पर पासवर्ड ड्रॉ करते हो तो ये आपको याद रहता है ना। तो उसी तरीके समझो, ये क्या हो गया? एशिया। एशिया के बाद हमने क्या किया? ये अफ्रीका। अफ्रीका के बाद हम इधर की तरफ जा रहे हैं, ये क्या है हमारा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद हम नीचे चले गए, क्या हो जाएगा? ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है ना। ये दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद थोड़ा सा नीचे आ गए, क्या आ जाएगा मेरा? ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के जस्ट इधर जाएंगे हम, क्या हो जाएगा? यूरोप। यूरोप के जस्ट इधर आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारा? ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक ना मेरे भाई, आप याद रख सकते हो कैसे हमने क्या किया, ड्रॉ किया कहाँ से किया है, याद है ना आपको? ड्रॉ हमने कैसे शुरुआत किया था? देखो ड्रॉ हमने करना स्टार्ट किया था यहाँ से, ये हो गया। ये क्या था हमारा? ये एशिया। ये हमारा क्या था? एशिया। ये क्या है हमारा? अफ्रीका। ये क्या है हमारा? ऐसे जा रहे हैं, देखना ये ऐसे जा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ गए। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये क्या है हमारा? नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका। ये क्या है हमारा? दक्षिणी अमेरिका। अब अमेरिका के उत्तरी अमेरिका जस्ट नीचे ही तो आओगे दक्षिणी अमेरिका के लिए। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के जस्ट ये क्या है नीचे, उसके नीचे क्या है हमारा? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के जस्ट ये ऊपर की तरफ जाएंगे हम, नॉर्थ ईस्ट की तरह, तो ये क्या आ जाए, मिल जाएगा? यूरोप मिल जाएगा। यूरोप के जस्ट ऐसे माफ करिएगा, यहाँ से आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? वो हो जाएगा ओशनिया महाद्वीप। ठीक ना। तो याद रखिएगा, कैसे याद रखना है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। देखो फिर से बताते रहे। एशिया। एशिया से कहाँ गए? अफ्रीका। अफ्रीका से किधर की तरफ जा रहे हैं हम लोग? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से नीचे आ गए दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से कहाँ गए? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से कहाँ गए? यूरोप। यूरोप से कहाँ गए? ये कुछ इस तरीके से हम लोग 4-5 बार पेन से चला देंगे, आपको याद रहेगा। ठीक ना। तो हमने देख लिया कि क्षेत्रफल के आधार पर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। दरअसल मैं समय इसलिए दे रहा हूँ, रीज़न है ना, क्योंकि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा हो सर आप ये सब तो बच्चों वाली चीज़ें, नहीं, बच्चों वाली चीज़ें हैं, कभी कभी क्या होती है फिर भी गलत कर लेते हैं हम लोग जल्दबाजी में, इसलिए आपको याद रखना होगा। थोड़ा समय दीजिए, या फिर अभी समय दीजिए, बाद में आपको बार बार देना ही पड़ेगा। इसलिए एक जगह एक बार रुक कर कुछ देर के लिए आप समय देकर याद कर लीजिए। ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आपको याद आ गया होगा। ये सब उतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बस इतना जानिए आप। ये विश्व के महाद्वीप, अब हम बात करने वाले हैं विश्व के महाद्वीप के तहत कि जनसंख्या के आधार पर। अब हमने क्या देखा पिछली बार, पिछली स्लाइड में हमने देखा क्षेत्रफल के आधार पर। अब हम लोग बात करने वाले हैं जनसंख्या के आधार पर। याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर याद रखना ही होगा आपको ये। एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका। अफ्रीका के बाद क्या हो जाएगा? यूरोप। यूरोप के बाद क्या आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आ जाएगा? अंटार्कटिका। देखो अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। निर्जन यानी कहाँ, यहाँ पर कोई इंसान विंसान नहीं रहता है, कोई आदमी आदमी नहीं रहता है। ठीक ना। यहाँ पर कोई रहता वहता नहीं है, इसलिए इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। इसे कहा जाता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ठीक ना। नो मैंस आइलैंड भी बोला जाता है इसे। निर्जन महाद्वीप यानी नो मैंस आइलैंड भी बोला जाता है। नो मैंस आइलैंड, निर्जन महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप,
ठीक ना। ये क्या कहलाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या के आधार पर ये सबसे नीचे आएगा, इतना तो क्लियर है। 7वें स्थान पर ये होगा। आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है। तो याद रखिएगा एशिया, एशिया महाद्वीप। देखो कैसे रखना है, ये मैप वही अपना वो मैप बनाते हैं हम लोग। ये एशिया, एशिया से बाद क्या हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका से बाद ऊपर तुरंत बढ़ जाओ यूरोप, यूरोप के बाद ये उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशनिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया हालांकि एक देश है ओशनिया महाद्वीप का, तो ओशनिया महाद्वीप का बड़ा देश होने के नाते ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर हमें कहना चाहिए ओशनिया महाद्वीप। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया लिखा आ गया है तो आप ऑस्ट्रेलिया ही रखें याद, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्या जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक ना, उम्मीद करते हैं आपको समझ पा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर बात कर ली जाए वर्ल्ड पॉपुलेशन में शेयर कितना है। अगर पूछा जाए किस महाद्वीप का कितना परसेंट शेयर है जनसंख्या में, अगर देखा जाए तो 60, विश्व की 60% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, तो एशिया में। विश्व की 60% जनसंख्या ने 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पर रहती है, एशिया में रहती है। 17.20% कहाँ पर रहती है, अफ्रीका में रहती है। देख रहे हैं यहाँ के बाद यहाँ में अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना है 60% है, यहाँ पे कितना 17%, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पे कितना है 17%, फिर भी ये दूसरे स्थान पर है। ठीक ना, तो आप समझ सकते हैं एशिया की जनसंख्या कितनी है एक्चुअल में। आगे हम एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अलग से एक एक, एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, उत्तरी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को, ओशनिया महाद्वीप को, सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप यहाँ देखिए, ये हमने क्या देखा कि विश्व की 60% जनसंख्या कहाँ पर रहती है, एशिया में, और 17.2 यानी 17.20% अफ्रीका में रहती है, और लगभग 10% यूरोप में रहती है। इतना याद रखिए आपको, बस ऊपर के 3। ठीक ना, हो सकता है देखो एलटी जो एग्ज़ाम होता है ना, ये आयोग कराती है, आयोग कराती है, तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए ये थोड़ा सा गहराई, क्योंकि आमतौर पर सभी को ये पता होगा, सभी को ये पता होगा विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है, लेकिन किसी को इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि विश्व की 18% यानी 17.20%, लगभग 17% जनसंख्या कहाँ पर रहती है, अफ्रीका में रहती है। हो सकता है आपसे ये वाला डेटा पूछ ले, इसलिए इस चीज़ को आप याद रखें। आगे बात करते हैं हम लोग विश्व के महासागर की। ये देखो बहुत बढ़िया है, इससे कई प्रश्न बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाओगे देखोगे ना, इसमें पूछा गया है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, या फिर क्रोनोलॉजी सेट करने को देता है कि आपको विश्व का सबसे बड़ा, छोटा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे छोटा, या क्रोनोलॉजी सेट करने को दे देगा कि आप इसको सेट करिए बड़े से छोटे के क्रम में या छोटे से बड़े के क्रम में। ठीक ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा ही प्रश्न बनते हैं। विश्व के महासागर क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के सबसे बड़े महासागर हमने देखा क्या, अभी तक हमको पता है कि विश्व में कुल कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, और क्या है एक आर्कटिक महासागर। ठीक ना मेरे भाई, आप लोकेशन भी याद रखिएगा, क्या है ये पैसिफिक, पैसिफिक यहाँ पर भी है, पैसिफिक यहाँ पर भी, हमने जस्ट पिछले अभी स्लाइड में देखा पैसिफिक यहाँ पर भी है, पैसिफिक यहाँ पर भी है। तो आपने तो क्या देखा कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और क्या है ये हिंद महासागर, और क्या है ये दक्षिणी महासागर, और ये क्या है आर्कटिक महासागर। तो याद है ना, क्लियर है। तो देखो कौन कौन सा, अब ये क्रम याद रखना है। दरअसल पूछेगा इससे क्या, नॉर्मल नहीं पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा महासागर, ऐसा नहीं पूछने वाला, पूछने वाला क्रोनोलॉजी सेट करने को देगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये कौन सा, पहला क्या आएगा पैसिफिक, दूसरा क्या आएगा अटलांटिक महासागर, तीसरा क्या होगा इंडियन ओशियन, चौथा क्या होगा सदर्न ओशियन है दक्षिणी महासागर, और पांचवा क्या होगा आर्कटिक ओशियन। कैसे याद रखोगे, देखो ये सबसे बड़ा सागर है, ये बड़ा, ये बड़ा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद चौथा सदर्न महासागर, और ये क्या है आर्कटिक ओशियन। अच्छा याद कैसे रख सकते हो, देखो जैसे मैंने याद रखा वैसे तुम भी याद रख सकते हो। एक इसके लिए मैं गाना याद रखता हूँ, क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तू हो जाए मेरी। माफ़ करिएगा, ऐसे ही बस एंजॉय के लिए फॉर फन। आपने सुना क्या, क्यों पैसा पैसा करती है, पैसा, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, इसलिए पैसा, पैसा देखो क्या ये पैसा से याद रख सकते हैं आप। पैसिफिक ओशियन ये क्या है, अटलांटिक ओशियन ये क्या है, आई से इंडियन ओशियन हिंद महासागर, ये क्या है सदर्न ओशियन दक्षिणी महासागर, ए से क्या हो जाएगा आर्कटिक ओशियन। ठीक ना, कैसे याद रहेगा, पैसा, पैसा से यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन यानी हिंद महासागर, सदर्न से दक्षिणी महासागर, ये देखो नीचे की तरफ है सदर्न यानी दक्षिणी महासागर, ए
क्या हो जाएगा, आर्कटिक ओशियन। ठीक ना मेरे भाई, उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक ना, तो याद करिए कैसे क्या था हमने बताया। ये देखो क्या है, ये प्रशांत महासागर। अच्छा आपसे पूछा जाए, देखो कुछ चीज़ें ऐसी भी पूछी जाती हैं कभी कभी कि ये बताइए, ओह शिट, कभी कभी पूछ लेता है ऐसे कि, हाँ एस, देखो ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक मिनट ये थोड़ा सा पेन चेंज कर दें। हाँ देखिए, ये आपको कुछ ऐसा आकृति का नहीं दिख रहा है, ये वाला, ये अटलांटिक ओशियन है। ये वाला जो ओशियन है ना, ये इसे कहते हैं अटलांटिक। या फिर कभी कभी पूछा गया एग्जाम में, एसएससी जैसे छोटे एग्जाम्स में, कि एस आकृति का महासागर कौन सा होता है, एस आकृति का, यानी ये वाला महासागर कौन सा है, ये क्या कहलाएगा, अटलांटिक ओशियन। ये वाला महासागर कौन सा है, अटलांटिक ओशियन कहलाएगा। ठीक ना मेरे भाई, ये या फिर क्या कहलाएगा, एस आकृति का महासागर। इसे ही अंध महासागर भी कहा जाता है, अंध महासागर या एस आकृति का महासागर। तो क्या कहेंगे आप कि कौन सा है वो, अटलांटिक महासागर है। तो क्या कहेंगे आप, कौन सा है वो, अटलांटिक महासागर है। कौन सा है वो, एस आकृति का महासागर। देख रहे हैं आप, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। देखो हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। ये क्या है, सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन देखो एक ऐसा महासागर है जिसका, यानी उसको पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन और हिंद ओशियन, यानी इन तीनों का जल एक दूसरे को टच करता है, यानी एक दूसरे के जल मिल जाता है। ऐसे कुछ एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि ऐसा कौन सा महासागर है जो, जिसमें तीनों तीनों महासागरों का जल मिल जाता है। तो वो कौन सा है, सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन में पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन और हिंद ओशियन यानी हिंद महासागर, इन तीनों का क्या होता है, जल मिल जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और ट्रिक अच्छा लगा होगा, क्यों पैसा पैसा करती है, उम्मीद करते हैं। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया के फॉर्म में देख लेते हैं और घनत्व तो यानी उसका वॉल्यूम के आधार पर भी देख लेते हैं। देखो देखो पैसा, PAISA, पैसा। देखो पैसिफिक ओशियन यानी देखा जाए तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, इसका एरिया सबसे ज़्यादा कवर करता है कौन है, प्रशांत महासागर। देखो ऐसे क्रम आपको याद है, केवल वही याद रखेंगे ना आप पैसा, फिर भी आपको सब कुछ याद रहेगा। कि देखो सबसे ज़्यादा गहरा कौन सा है, ये है, कितना है, तो डेप्थ इसके 3970 मीटर्स करके इसका ये है। लेकिन आपको इतना नहीं याद रखना है डेटा, बस इतना याद रखिए कौन सा कितना गहरा है। आगे बात करते हैं हम लोग, प्रमुख शब्दावली की बात कर लेते हैं। प्रमुख अक्षांश क्या होते हैं, ताप कटिबंध क्या होते हैं, लगे हाथ बात ही कर लेते हैं इसकी। प्रमुख अक्षांश क्या होता है, ताप कटिबंध क्या होता है, सागर क्या होता है, खाड़ी क्या होती है, और बे और गल्फ में क्या अंतर है, पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, लैंडलॉक कंट्रीज़ क्या होते हैं, उसके बाद केप यानी अंतरीप क्या होता है, उत्तमाशा अंतरीप क्या होता है, क्रिक यानी स्रोता क्या होता है, जल संधि और स्थमस। ये देखो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये जानना आपको लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक ना, इससे हमें ये पता चलेगा। देखो हर बार आपको बार बार ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं कि बे क्या होता है, गल्फ़ क्या होता है, सागर क्या होता है। कहीं पर आप देखेंगे महासागर लिखा है, कहीं पर लिखा रहेगा सागर रहेगा, तो कहीं पर आपको झरना दिखाई देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रमुख अंतर क्या है, तो इसलिए ये हमने रखा है। प्रमुख अक्षांश में अभी हम आगे चल के देशांतर की बात कर लेंगे, यहाँ पे नॉर्मली बस देख लेंगे कि क्या होता है अक्षांश। देखो अक्षांश अभी जस्ट हमने देखा क्या, पृथ्वी पर लेटी हुई लाइनें क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, लेटी हुई लाइनें। ठीक ना, तो ये जो लेटी हुई लाइन है ये क्या कहलाएगी, अक्षांश। और पृथ्वी को जो ठीक बीचों बीच वाली होगी, जो दो बराबर भागों में बांटेगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, वो क्या कहलाएगी, इक्वेटर कहलाएगी। इक्वेटर जिसको कह सकते हैं विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। इसके ऊपर जो है, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश में जो रेखा होगी क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी ये भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे आप, तो जो अक्षांश रेखा कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इसके ऊपर जो है ये, इसके ऊपर यानी अगर देखा जाए यहाँ से भूमध्य रेखा से ये 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ, ये क्या कहलाएगी, ये वाली रेखा क्या कहलाएगी, आर्कटिक वृत्त रेखा। ठीक ना, ऐसे ही भूमध्य रेखा के नीचे, भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिण की तरफ, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, ये हमारा भूमध्य रेखा, इसके दक्षिण की तरफ जो साउथ लेटीट्यूड लाइन्स होंगी 23.5 डिग्री वाली, इसे क्या कहेंगे, कैप्रिकॉन रेखा, मकर रेखा कहेंगे। ठीक ना, इसे क्या कहेंगे, कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। ये क्या है देख रहे हैं आप, 23.5 डिग्री सदर्न है यानी साउथ की तरफ है, दक्षिणी तरफ जो ये है ना,
ठीक है। इसके बाद ये नीचे की तरफ जो 66.5 वाली लाइन्स हैं इसको क्या कहेंगे, अंटार्कटिका सॉरी अंटार्कटिक सर्कल लाइन कहेंगे, अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे, ठीक है। और ये आपको पता है ये नदर्न पोल है, ये सदर्न पोल है, ठीक है। यानी ये आपको पता है कि इक्वेटर जो है पृथ्वी को, इक्वेटर जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर और हदर्न सॉरी माफ़ करिएगा गलती से पता नहीं क्या बोल दिया, इक्वेटर ने दो भागों में बांटती है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक ना। ये तो अभी जस्ट मैं ऊपर देख लिया तो कोई मतलब नहीं इसका। ताप कटिबंध क्या होता है, ताप कटिबंध यानी सूर्य का यानी पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है वो क्या कहलाएगा, ताप कटिबंध के क्षेत्र में आता है, ताप कटिबंध कहलाता है। ताप कटिबंध जैसे शब्दावली का आप लोग ज्योग्राफी में जरूर नाम सुने होंगे। ताप कटिबंध क्या होता है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँच पाती हैं वो क्या कहलाएगा, ताप कटिबंध के क्षेत्र में आती हैं। जैसे ये क्या है, ताप कटिबंध के क्षेत्र में आएगा। और इसके पीछे वाला जो ये वाला, ये नहीं, केवल कितना क्या कहलाएगा, ये ताप कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक ना मेरे भाई, समझ पा रहे होंगे आप। आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। सागर क्या होता है, सागर जैसे आप लोगों ने सुना होगा साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सागर, दक्षिण चीन सागर, कैरेबियन सागर, मेडिटेरेनियन सागर ने, अरब अरब का सागर, ठीक है ना, ब्लैक सी यानी काला सागर नाम सुना होगा। तो ये सब सागर क्या कहलाता है, देखो महासागर का एक विभाजन जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा हो, महासागर का एक विभाजन जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा हो तो वो क्या कहलाएगा, सागर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखना, जैसे क्या है ये देखो एक सागर है यानी महासागर का एक भाग है, इसमें देखो ये ब्लैक जो सागर है ये आपको पता है यूरोप महाद्वीप को आप देखिएगा, यूरोप का मैप उठाइए उसमें देखिएगा जो ये ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी में ये पानी एजियन सी से होते हुए, एजोब सागर से होते हुए ब्लैक सी आपको पहुँचा यहाँ पर न, कर्च जल संधि से होते हुए, बास्फोरस जल संधि से होते हुए कहाँ पर पहुँचा ये ब्लैक सी। यानी किसका पानी इसमें कहाँ का पानी आ रहा है, तो ये मेडिटेरेनियन सी का पानी है। मेडिटेरेनियन सी में कहाँ से पानी आ रहा है, अटलांटिक ओशन से पानी आ रहा है इसमें, ठीक ना। यानी इस महासागर का एक विभाजन जो आंशिक रूप से किससे घिरा है, भूमि से। देख रहे हो आप इधर, यानी ये चारों तरफ क्या है, ये सब क्या है, भूमि है। तुर्की हो गया, ये जॉर्जिया हो गया, रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा हो गया, ठीक ना, ये सब क्या है इससे घिरे हुए हैं। यानी ये जो पानी है ये इधर क्या है चारों तरफ, और इसमें पानी किसका होगा, जो सागर है इस सागर में जल किसका होगा, तो ये सागर में जल होगा बड़ी महासागरों का, ठीक है। गुड, बात करते हैं आइए। जैसे इसमें कुछ सागर के नाम दे रखे हैं, याद रखना आपको, साउथ चाइना सी, कैरेबियन सागर, मेडिटेरेनियन सागर, बेरिंग सागर। देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे ये क्या है, यहाँ पर क्या है साउथ चाइना सी, ये आपने देखा होगा मैप में साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, ये देखो दक्षिण है, ये चीन है, और चीन के नीचे ये क्या है दक्षिण में, दक्षिण चीन सागर जिसको चाइना अपना अधिकार बनाता है। इसमें दो द्वीप हैं, स्प्रेटले और पारास्वेल द्वीप, जिस पर चाइना अपना अधिकार जमाता है, और वहाँ पर वो जहाज़ों से उस पर मिट्टी गिरा गिरा कर, पानी वो बलुई मिट्टी गिरा गिरा कर उसको क्या कर रहा है, एक द्वीप के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। स्प्रेटले और पारास्वेल द्वीप हैं जिस पर चाइना अपना अधिकार कर लिया है, ठीक ना मेरे भाई। ये कहाँ पर है, साउथ चाइना सी। कैरेबियाई सागर कहाँ पर है, कैरेबियन कंट्रीज़, ये देखो कैरेबियाई, जहाँ पर जमैका है, ये जमैका आपने नाम सुना होगा, क्यूबा नाम सुना होगा, क्यूबा संकट आपने याद सुना है ना पॉलिटिकल साइंस में, आईआर में, क्यूबा संकट 1962 में, यही है क्यूबा संकट, यहीं पर है, ठीक ना, कैरेबियाई देश है ये क्यूबा संकट, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी की बात करेंगे, मेडिटेरेनियन सी का मतलब क्या होता है, भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर, यही है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, याद है ना, किसको कहा जाता है, आपको अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इटली, इटली के पास में है, ठीक ना, एक ज्वालामुखी है जिसे कहा जाता है, तो बताना है आपको उसका नाम क्या है। देखो ये क्या है, यहीं पर ये जो है ना, ये वाला भाग यूरोप का, यूरोप के जस्ट नीचे वाला, यानी आपको अफ्रीका और यूरोप के बीच में, अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो ये वाला भाग है ये क्या कहलाता है, ये वाला क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर कहलाता है, ठीक ना। अगर पूछा जाए कि यूरोप सागर को सॉरी भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि, देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये क्या है भूमध्य सागर, इधर क्या है अटलांटिक सागर, इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है इसे कहते हैं क्या, आपको छोटी सी पतली सी लाइन दिखाई दे रही होगी, देख रहे हैं आप यहाँ पर एक छोटी सी पतली सी लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है, यही क्या है, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक ना। आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा।
बेरिंग जल संधि, हो सकता है क्लास लंबी हो लेकिन भाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बेहद खास है आपके लिए। बेरिंग जल संधि आप देख रहे हैं यहाँ पर है। आपको लोकेशन बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पता होगा। आईआर में आपका इंटरेस्ट तभी होगा जब आपको वर्ल्ड मैप की अच्छी खासी जानकारी होगी तभी। तो बेरिंग जल संधि कहाँ पर है, यहाँ पर है ये, ठीक ना। हम बात करते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये मैक्सिको की खाड़ी। फ्लोरिडा यहीं पर है, फ्लोरिडा जल संधि ये क्या है, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, ये नॉर्थ अमेरिका नीचे, ठीक ना। ये आप समझ पा रहे होंगे। 5वां नंबर देखिएगा, और अरेबियन सी की बात करते हैं हम लोग। अरेबियन सी यानी अरब सागर। अरब सागर कौन सा, अरब सागर ये है। आपने देखा होगा ये फरक्का जल संधि, माफ़ करिएगा वो क्या नाम है उसका, हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि यहीं पर है ना। फारस की खाड़ी यही है, फारस की खाड़ी यहीं पर आता है, ये यही है फारस की खाड़ी। हारमुज जल संधि नाम सुना होगा, यहीं पर है ना, ठीक है। अब बात करते हैं सी ऑफ ओखोस्टस, ये रूस में है, रूस में है ओखोस्टस सागर। सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान की बात करेंगे, ये है, ये देखो जापान है छोटू सा देश, सी ऑफ जापान है ये। हडसन की खाड़ी ये कहाँ पर है, कनाडा के पास में हडसन की खाड़ी देख रहे हो आप, यही है हडसन, ये देख रहे हैं आप छोटा सा ये दिख रहा है, ये हडसन की खाड़ी है। अब बात करते हैं ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी यहाँ पर है ये, ईस्ट चाइना सी देखो ये है, ये चीन है, ये चीन की सीमा है, ये चीन की सीमा ये देख रहे हो आपको। ये जापान है, जापान के जस्ट नीचे जापान ये दिख रहा है आपको, ये जापान है, जापान के जस्ट नीचे क्या है ये ईस्ट चाइना सी है यानी पूर्वी चीन सागर है, ठीक है। ब्लैक सी, ब्लैक सी यानी काला सागर, काला सागर आपने यहाँ पे देखा होगा, काला सागर। ये यूरोप का मैप देखोगे तो आपको दिखाई देगा, जैसे हाँ अभी हमने जैसे देखा ना यहाँ पे ये देखो ये काला सागर यही है यूरोप में, ठीक ना। अब बात करते हैं ये रेड सी, लाल सागर। लाल सागर यही है, देखो आपने ये बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि देखो ये लाल सागर है, ये लाल सागर है। ये क्या है, भूमध्य सागर। आपने देखा होगा कि भूमध्य सागर को यानी मेडिटेरेनियन सी को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, यही है स्वेज नहर। ये कौन सी नहर है, स्वेज नहर है। यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, ये स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल, ठीक ना, यही है। आगे बात करते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं खाड़ी, कि खाड़ी क्या होती है। खाड़ी यानी खाड़ी, बे को भी खाड़ी कहते हैं हिंदी में और गल्फ़ को भी खाड़ी कहते हैं हिंदी में, तो दोनों में अंतर होता है, इस अंतर को हमें समझना है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ और सीधे जल, नदी, समुद्र या महासागर जैसे बड़े वाटर बॉडी से जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाएगा। जैसे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल क्या है, ये खाड़ी है, जो क्या है आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ है। देख रहे हैं आप, भूमि से घिरा हुआ है यानी क्या, ये बंगाल की खाड़ी है, ये तीनों तरफ कहाँ से घिरा हुआ है, भूमि से। ये देख रहे हैं चारों, ये तीनों तरफ से क्या है घिरा हुआ, किससे, आंशिक रूप से किससे घिरा है, भूमि से, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, गल्फ में क्या अंतर है, आंशिक अधिकांश भाग भूमि से घिरा हुआ है और ये छोटा भाग होता है। देखो इसकी अपेक्षा नहीं, अरेबियन जो, ये माफ़ करिएगा, जो खाड़ी होगा ये छोटा होगा, और जो ये माफ़ करिएगा, ये गल्फ जो होगा ये छोटा होगा अपेक्षाकृत। गल्फ अपेक्षाकृत छोटा होगा किससे, खाड़ी से। गल्फ अपेक्षाकृत छोटा होगा किससे, खाड़ी से, क्लियर है। तो देखो इधर इधर क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये बड़ा है इसकी अपेक्षा, बंगाल की खाड़ी बड़ा है अरबियन यानी अरब सागर से अपेक्षा, अगर अरब सागर की अपेक्षा देखा जाए तो, क्लियर है ना। कब से बोलते बोलते गला सूख गया है, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, बस कुछ देर का और समय। पर्वत, पर्वत और पठार में क्या अंतर है, अब देखो समुद्र तल से 600 मीटर की अधिक ऊंचाई पर खड़ी एवं ढाल वाली पहाड़ी क्या कहलाती है, पर्वत कहलाती है। समुद्र तल से 600 मीटर अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी यानी देखो ऐसे हो, ये हो, जिसका आधार क्या हो, चौड़ा हो। देख रहे हैं आप, आधार क्या है, चौड़ा है, लेकिन ऊपर शीर्ष क्या है, पतला हो, वो क्या कहलाएगा, ढलान भी हो। देख रहे हैं आप, ढलान की तरफ है ये, यानी ये क्या कहलाएगा, पर्वत कहलाता है। जिसकी समुद्र से ऊंचाई कितनी हो, जिसके समुद्र से ऊंचाई कितनी हो, तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 600 मीटर से अधिक होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा, वो पर्वत कहलाएगा। वहीं पठार क्या होता है, पठार समुद्र तल से ऊंचाई उसकी कितनी हो, 300 मीटर अधिक हो, 300 मीटर अधिक हो, लेकिन देखो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी हो, 300 मीटर ऊपर हो। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, सपाट होना चाहिए, सपाट, सपाट होना चाहिए। देखो ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होना चाहिए, देख रहे हैं आप, नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, क्लियर है मेरे भाई। आगे बात करते हैं, प्रायद्वीप की क्या होता है, पेनिनसुला एंड स्थलबद्ध देश।
प्रायद्वीप भूमि का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो, यानी प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिनसुला। देखो भारतीय प्रायद्वीप की बात करते हैं तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, भारत का प्रायद्वीप। ये वाला भाग क्या कहलाता है, जो ट्रायंगल शेप में हम जो बना रहे हैं अभी ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीप, जो तीन तरफ जल से घिरा है। देख रहे हैं आप, इधर अरब सागर से, नीचे हिंद महासागर से, इधर क्या बंगाल की खाड़ी से। यानी ये जो प्रायद्वीप है, यानी तीन तरफ वो ऐसा पृथ्वी सॉरी स्थल खंड का ऐसा भूभाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो, वह क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। इधर देख रहे हैं आप, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ ये भाग है। इधर देख रहे हैं अरब सागर से घिरा हुआ ये भाग है। इधर देख रहे हैं आप, हिंद महासागर से ये वाला भाग घिरा हुआ है, ठीक ना। ये क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाता है। और यहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्री, स्थलबद्ध देश क्या कहलाता है, ऐसा देश जिसकी समुद्र से कोई सीमा नहीं लगती है, वो क्या कहलाता है, स्थल अवरुद्ध, लैंडलॉक्ड कंट्री कहलाता है। तो आपके लिए एक प्रश्न है, विश्व में कुल कितने देश हैं जो स्थलबद्ध हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, तो 44 हैं, ठीक ना, याद रखिएगा 44 है। आपके लिए एक प्रश्न है छोटा सा, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री बताइए। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री बताना है आपको। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, बताइएगा। अब केप क्या होता है, केप आपने नाम सुना होगा, उत्तमासा अंतरीप। उत्तमासा अंतरीप, जब आपको पता है कि बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका में ये आया था, ऐसे यहाँ पर है ना, और केप ऑफ गुड होप तक आपने ये ज़रूर सुना होगा। तो यही वाला क्या है, यानी केप क्या होता है, यानी अंतरीप क्या होता है, तो समुद्र या महासागर की ओर निकला हुआ भाग, कोई ऐसा एक ऐसा क्षेत्र है जो अचानक जाके ये क्या हो, ऐसे कुछ निकल गया हो, ये क्या कहलाता है, अंतरीप कहलाता है, अंतरीप। ये क्या कहलाता है, अंतरीप कहलाता है, ठीक ना मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ें समझ में। देख रहे हैं आप, एक ऐसा स्थल खंड था जो समुद्र की तरफ छोटा सा निकल गया हो, ऐसा भाग था जो समुद्र की तरफ छोटा सा निकल गया हो, ये क्या कहलाएगा, अंतरीप कहलाता है। क्रीक या स्रोत क्या होता है, स्रोत, देखो ये क्या होता है, आपने सुना सर क्रीक का नाम सुना होगा, जिसके जिसके लिए हमेशा पाकिस्तान और भारत में इस चीज़ को लिए विवाद बना रहता है। ये क्या होता है, भूमि में घुसा हुआ समुद्र का हिस्सा है, यानी कुछ तली तलछटी वाले इलाके, जैसे कटा फटा भाग जहाँ पर क्या हो, समुद्र का पानी इंटर कर जाता हो, वो क्या कहलाता है, क्रीक कहलाता है। बात करते हैं जल संधि। पानी का एक संकीर्ण पिंड जो दो पानी बड़े पिंडों को जैसे समझो, जल संधि क्या होता है, जल संधि दो जलों को जोड़ने वाला, जल यानी वाटर, संधि मतलब जोड़ने की बात कर रहा है। दो जलों को, दो बड़े बड़े महासागरों को जोड़ने वाला जो संधि है वो क्या कहलाता है, जल संधि कहलाता है, ठीक ना। जैसे आपने नाम सुना होगा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि क्या है, भूमध्य सागर को ये देखो, इधर भूमध्य सागर है, इधर क्या है, अटलांटिक महासागर है, यानी दो महासागरों को जोड़ने वाला, दो सागर महासागरों या दो जलीय भाग को जोड़ने वाला एक संधि क्या कहलाता है, वो जल संधि कहलाता है, ठीक ना। देखो यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि है, ये अटलांटिक महासागर को मेडिटेरेनियन ओशियन से जोड़ता है, देख रहे हैं आप। ये यूरोप का एक छोटा सा है, यूरोप, इधर देख रहे हैं आप, यूरोप है, इधर क्या है, अफ्रीका है। अब आप पूछ लिया जाए, देखो कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन देशों को अलग करता है। देखो जलों को तो जोड़ता है लेकिन देशों को अलग करता है। पूछा जाए जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करता है, तो स्पेन और मोरक्को को। अगर पूछा जाए जिब्राल्टर जल संधि दो महाद्वीपों को अलग करता है, यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। ये देखो ऊपर वाला क्या है, यूरोप महाद्वीप, नीचे वाला क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर पूछा जाए महाद्वीपों की बात करेगा तो आप ये बताओगे यूरोप और अफ्रीका। अगर पूछा जाए देश की तो स्पेन और मोरक्को की बात करोगे आप, ठीक ना। और पूछा जाएगा किन को जोड़ता है, तो अटलांटिक सागर को मध्य सागर से, तो भूमध्य सागर से जोड़ता है। कौन जोड़ता है, यही है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। स्थमस क्या होता है, स्थल संधि। अभी तो हमने जल संधि की बात करा, स्थल संधि की बात कर लेते होंगे कि भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है, दो जल निकायों को अलग करती है। यहाँ पर देखो जलों को जोड़ने की बात हो रही थी, यहाँ पर स्थल खंडों को जोड़ने की बात हो रही है। जैसे पनामा स्थमस, पनामा स्थमस क्या है, देखो अभी हमने जस्ट ऊपर देखा ना कहीं पर, दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे इसी मैप में देख लेते हैं। इधर देखो ये मैप में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के बीच में दिख रहा है छोटा सा ये भाग दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये देख रहे हैं सटा हुआ भाग है, यानी दो बड़े स्थल खंडों को जोड़ने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, स्थमस, स्थमस कहलाता है। दो बड़े स्थल खंडों को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, स्थमस कहलाता है। और दो बड़े जल खंडों को अलग कराए, देख रहे हैं आप, इधर क्या था,
प्रशांत महासागर, इधर क्या था अटलांटिक महासागर, यानी इन दोनों को तो अलग कर रहा है, इन दोनों को तो अलग कर रहा है, लेकिन बड़े स्थलखंडों को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, तो इसलिए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। स्थमस हो गया, तो अब बात करते हैं जल संधि। जल संधि तो ये हो गया, जल स्ट्रेट ये हो जाएगा, चैनल तो आपको पता है, तो जल आगे हम बता ही देंगे, स्थमस तो हो ही गया ये, आगे बात कर लेंगे हम लोग। अच्छा देख लेते हैं, अच्छा हाँ लगे हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये जान जाओ क्राइस्थमस क्या होता है। देखो ये हमारा भारत है, आपको नीचे देखा होगा जो उसका टांग पकड़ के बैठा हुआ है कि पापा पापा, ये यानी अपना श्रीलंका है, उसके बगल में म्यांमार है, थाईलैंड है, और उसके नीचे देखा होगा आप लोगों ने ये क्या है, मलक्का जल संधि, ये वाला भाग जो है मलक्का जल संधि। और यहीं पर छोटू सा देश है एक, देख रहे हो आप ये। अच्छा ये आप कहाँ कौन सा मैप दिखा रहे हो सर, ये अभी जस्ट हमने देखा क्या, ये क्या होता है, ये दिशाएं होती हैं, इधर क्या होता है पूरब ईस्ट, इधर क्या होता है साउथ, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में जो वाला भाग था ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात हो रही है। यहाँ पर ये मैप उठाकर देखेंगे आप तो इसमें ये दिख जाएगा ये, ठीक ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो उसमें ये वाला मैप आपको दिखाई देगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, क्रा नहर, क्रा नहर जो है जैसे ये सिंगापुर का मलक्का है ना, मलक्का, उसी तरीके से स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का किसके किसके बीच में है, मलेशिया या फिर कह लो सिंगापुर, मलेशिया या फिर कह लो सिंगापुर के बीच में, ये माफ़ करिएगा, मलेशिया और सिंगापुर कह लो किसके बीच में, ये सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के बीच में, ये इन दोनों को अलग करता है, जोड़ता है, जो भी कह लो। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, स्टेट ऑफ मलक्का है जो कि एक इसी का एक ऑप्शन के रूप में थाईलैंड भी अपने यहाँ एक काम कर रहा है, क्या एक नहर बना रहा है जिसका नाम है क्रा नहर, क्रा कैनाल, इसी के तर्ज पे। दरअसल अभी तक क्या है ना, चीन से जो व्यापार करने का ये रास्ता यही है, यहीं से चीन होके जाता है अपना, चीन हो गया चाहे जापान हो गया चाहे कोरिया हो गया, अपना जो भी सामान यूरोप में बेचने जाते हैं सब इसी के माध्यम से होकर जाते हैं, ठीक ना, यहीं से होकर जाते हैं, कहाँ से, ये मलक्का जलजंदी से होते हुए अपना माल ये अपना जो भी है व्यापार करने जाते हैं यूरोप में, अपने देशों में बेचते हैं, ठीक ना, और वहाँ से माल यहाँ से के थ्रू ही आता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी सिंगापुर अमीर होता जा रहा था, ऐसी स्थिति में इसी को देखते हुए बैंकॉक ने एक डिसीजन लिया है, थाईलैंड भी अपने यहाँ एक क्रा नहर बना रहा है, ताकि क्या हो लोग हमारे यहाँ से आवाजाही सके, यहाँ पे एक ऐसा ब्रिज बनाएगा, एक ऐसा जो ब्रिज क्या हो जाएगा, उठ जाएगा और यहाँ से बड़ी बड़ी जो जहाज़ें होंगी यहाँ से आगे बढ़ जाएंगी, यहाँ से इसको एक ऑप्शन एक आपको रास्ता मिल जाएगा इसको जाने का। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है तो इसकी कमाई होगी, ये अच्छा खासा व्यापार कर लेगा, और ये जो चाइना है ये जाहिर सी बात इधर से जाएगा तो इसका क्या होगा, ईंधन भी बचेगा, पेट्रोलियम इसका बचत होगा। तो ऐसी स्थिति में ये उसके ऑप्शन के रूप में देखता है बैंकॉक, ये स्टेट ऑफ मलक्का के ऑप्शन के रूप में क्राइस्थमस को देखता है, यानी क्रा नहर को देखता है, ठीक है। देखो यही है, यही इसको देखिएगा क्रा, देखो ये चाइना जो है अपना व्यापार ऐसे करता है, माफ़ करिएगा ऐसे अभी तक कर रहा है। देखो ध्यान से, ये चाइना अभी जो भी चाइना हो गया चाहे कोरिया हो गया चाहे जापान हो गया, अपने सभी सामान ये अपना जो भी है ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या हो रहा है, ऐसे निकलते हुए ये क्या है आपका सिंगापुर से ये होते हुए क्रा नहर, ये माफ़ करिएगा ये स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए निकल जाते हैं कहाँ पर, यूरोप में देशों में सामान बेचने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो थाईलैंड है यानी बैंकॉक है, अब ये अपना एक नया रूट बनाने जा रहा है, ये रूट क्या होगा यहाँ से, और ये क्रा कैनाल, थाईलैंड कह रहा है कि तुम वहाँ से जो लेकर जा रहे हो, आप लोग यहाँ से जो लेकर जा रहे हैं, अब हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, आप यहाँ से होकर जाइए, अब हम अपने हैं इस भाग को काट कर, इस भाग को हटाकर हम यहाँ पर एक ऐसा ब्रिज बनाएंगे जो खुलेगा, यानी दोनों तरफ खुल जाएगा, तो आपके जहाज़ यहाँ से आ जा सकते हैं, ये आपके लिए एक ऑप्शन के रूप में है, आपका ईंधन भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा, ठीक ना। तो चाइना इसको अपना एक देखता है, अपना एक हित समझता है इसको, तो इसलिए याद रखिए क्रा नहर कहाँ पर है, क्रा कैनाल थाईलैंड में बनने जा रहा है, ठीक ना मेरे भाई। और ये सब चीज़ें आपको पता ही हो। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, कैसा लगा आपको सेशन और मज़ा आया कि नहीं आया, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, और जो कुछ भी कमी हो, जो कुछ भी आपको दिक्कत हो या क्या सुधार करना चाहिए ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करूंगा उसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।